ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पावर और फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम लोग बेटा सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे थे और सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का नाम है बच्चों फेडरलिज्म जिसमें हम लोगों ने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड फेडरलिज्म की डेफिनेशन हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में बच्चों जो हम लोगों को पढ़ना है वो की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म पढ़ना है। की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म हमें पढ़ना है। की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मतलब क्या होता है कि वो फीचर्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ए कंट्री टू बी ए फेडरल कंट्री आर नोन एज ए की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मतलब किसी भी कंट्री को फेडरल बनने होने के लिए जो रिक्वायर्ड फीचर्स होते हैं उन्हें हम लोग की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म कहते हैं। तो पहला बेटा रिक्वायर्ड फीचर्स क्या होता है? पहला अगर हम की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म के बारे में पढ़ें तो पहला होता है बेटा टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो पहली होता है बेटा टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम बात करते हैं। मैंने पहले बताया कि बेटा पहला की फीचर्स होता है कि टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कम से कम दो या दो से ज्यादा लेवल होने चाहिए। फॉर ए कंट्री टू बी ए फेडरल कंट्री देयर शुड बी टू और मोर देन टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मींस मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट के दो लेवल, जैसे सेंटर में सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होंगे बेटा तब तक पावर का डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। देयर विल बी नॉट टू लेवल, अगर एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी तो पावर का डिवीजन किसके बीच में होगा? तो कम से कम दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए। जैसे इन केस ऑफ इंडिया या इन केस ऑफ यूएसए के बारे में कहते हैं, यूएसए इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ द फेडरलिज्म। एंड यूएसए के बारे में हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि वहां पर दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर पर सेंट्रल लेवल और स्टेट पर स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो कम से कम पहला की फीचर क्या था? मिनिमम टू और टू मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंटर पर सेंटर और स्टेट पर स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा बेटा क्या होना चाहिए? सेपरेट ज्यूरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों गवर्नमेंट को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। सेपरेट jurisdiction means both government should have powers to make the law belonging from their subject। बेसिक मेरे कहने का मतलब इंडिया के केस में जब बेटे हम बातें करते हैं तो इंडिया के केस में दोनों गवर्नमेंट को सेपरेट पावर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। इंडिया में बेटे 97 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं और 61 पावर, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा 66 पावर थे, अब 61 हो गए हैं और 47 पावर पहले कॉन्ग्रेस लिस्ट में थे, अब 52 हो गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब 97 इंडिया में 97 पावर 97 सब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब्जेक्ट होंगे जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, मतलब टेक्नोलॉजी है। ये सब हमारे किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल कानून बना सकती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट 66 पावर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट प्रेजेंट टाइम में 61 पावर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिनमें केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एंड तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बेटा कि कानून बनाने का यानी जुरिडिक्शन लॉ बनाने की पावर्स हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों के पास है। यही फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। अमेरिका में यूएसए के बारे में हम बात करते हैं। यूएसए में बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम से कम पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 5 सब्जेक्ट यूज करती है। वहां पर बेटा स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है।
और वहाँ पर बेटा वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, बाकी हर स्टेट को एक फ्रीडम दी गई है कि स्टेट का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को सभी को एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया है। इस वजह से क्या कहते हैं, तो आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। सेपरेट जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि बोथ गवर्नमेंट शुड हैव, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव पावर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ या मेकिंग द लॉ एट ऑन देयर ओन सब्जेक्ट व्हिच हैज बीन आल्सो प्रिस्क्राइब्ड या डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं बेटा, हमारा ये हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। बच्चों हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन रिटन फॉर्म, शुड बी इन रिटन फॉर्म। ठीक है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री होना चाहिए, अगर कोई कंट्री फेडरल कंट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि बाय द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स आर डिवाइडेड। तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होगा तो पावर का डिवीजन का कोई मतलब नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन should be in written form. This is also the important features of the federalism, that constitution should be also in written form. एंड बेटा थर्ड पॉइंट के बारे में बात, फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस वाज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। फोर्थ की अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी नॉट डन ओनली बाय द सिंगल गवर्नमेंट। जैसे इन केस ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आल्सो अमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाइल इट इज नॉट द ideal property of a federalism. In federalism, federal form of the government, constitution should be amended by the एग्रीनेस ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि बेटा अगर केवल एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का पावर रख लेगी तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करके अकॉर्डिंग टू इट्स सेल्फ उसे कन्वर्ट कर लेगी। दैट्स व्हाई द रीजन अमेंडमेंट ऑफ पावर शुड बी आल्सो present in the hands of the entire both government. But in case of India, the some articles in the amendment of some articles, there is also need of the more than half of recommendation of the state assembly of the half state of India. इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब की फीचर्स में ये फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट हुआ बेटा पावरफुल जुडिशरी, पावरफुल जुडिशरी। बेटा जुडिशरी जो होनी चाहिए वो पावरफुल होनी चाहिए। जुडिशरी जिसको पावरफुल होना चाहिए। क्यों पावरफुल होना चाहिए? क्योंकि बेटा अगर हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कंट्राडिक्शन स्टार्ट होगा जरूर, क्योंकि पावर का जब डिवीजन किया गया है तो किसी न किसी बात को लेकर के सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई कंट्राडिक्शन होंगे और कंट्राडिक्शन को सेटल डाउन करने का पावर्स बेटा इन फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता, जुडिशरी के पास में होता है। और जुडिशरी अगर कमजोर होगी या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी तो वो प्रॉपरली डिसीजंस नहीं दे पाएगी और प्रॉपरली वो प्रॉब्लम को सेटल डाउन नहीं कर पाएगी। इस वजह से बेटा पावरफुल जुडिशरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। कि कंट्री की जो जुडिशरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जो होना चाहिए या जो कोर्ट होने चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शुड बी फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड इट शुड बी have powers to give the justifiable decision without the pressure of any level of the government. इसके बाद बेटा इंडिया के फेडरलिज्म में एक खास प्रॉपर्टी दी गई है कि इंडिया के फेडरलिज्म का जो मेन पर्पस है वो बच्चों मतलब इंडिया के फेडरलिज्म का मेन पर्पस है लोकल कल्चर को बेटा कंजर्व करते हुए इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस को प्रमोट करना। यानी जो हर स्टेट की बेटा हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो इंडिया के फेडरल फॉर्मेशन का एक पर्पज है कि जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को इस वजह से ज़्यादा पावर देने की कोशिश करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करेगी, और जबकि लोकल कल्चर क्योंकि इंडिया में वैरायटी होने की वजह से डिविजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उस डिविजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया है ताकि पूरे कंट्री को यूनाइट किया जा सके। क्योंकि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
constitution there was a basic problem, that was the integrity या unity of the country. Because why? Because we have seen that in 1947 our country has been also divided in two parts, India and Pakistan. तो ये इंडिया के फेडरलिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रमोट द integration, promote the local culture as well as conserve the local cultures and also promote the integrity of the country. इसके बाद बच्चों नेचुरल ट्रस्ट, क्योंकि दोनों नेचुरल ट्रस्ट या हम कह सकते हैं नेचुरल ट्रस्ट या हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट भी बेटा हमारे फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट बेटा एक ही कंट्री की गवर्नमेंट होती है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन नहीं हो सकती हैं। बोथ कैन नॉट बी द एनिमी ऑफ ईच अदर बिकॉज बोथ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री, सो दे हैव टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सो देयर शुड बी द म्यूचुअल ट्रस्ट। बिना म्यूचुअल ट्रस्ट के बेटा हमारी गवर्नमेंट पावर का मतलब गवर्नमेंट कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसके बाद बेटा बैलेंस ऑफ पावर, balance of the power is also beta important feature. Balance of power is also important feature of the फेडरलिज्म। बैलेंस ऑफ पावर भी बेटे फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। एंड इसके बाद बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म होना चाहिए, जुडिशरी पावरफुल होना चाहिए, बैलेंस पावर होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। और तो ये बेटा हमारे कुछ की फीचर्स हैं। डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर, तो ये की फीचर्स हैं हमारे कंट्री के फेडरलिज्म के, हमारे कंट्री के नहीं वो सारे कंट्रीज के जो एक फेडरल कंट्रीज हैं। तो इन इसमें आपको ये क्लियर हुआ कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, वो फीचर्स जिन फीचर्स के बिना कोई कंट्री फेडरल कंट्री नहीं हो सकता है, वो फीचर्स किसी कंट्री के की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म होते हैं, जिनको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। आगे के वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म।